नमस्कार। आज दो खास मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, रशिया यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के दो बड़े दादाओं की कैसे हेकड़ी निकाली, और दूसरा मुद्दा है कि पाकिस्तान में चल रहे त्रिकोणीय मुकाबले, गृह युद्ध के त्रिकोणीय मुकाबले में पहला वार कौन करेगा। यह त्रिकोणीय मुकाबला क्या है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं दुनिया के दो बड़े दादाओं की। एक अमेरिका और दूसरा यूरोपियन यूनियन। रशिया यूक्रेन युद्ध में पिछले जो कई महीनों से जारी है, उसमें रशिया जीता या फिर यूक्रेन की जीत हुई, इस एक अलग बहस है, यह आप भी जानते हैं। लेकिन इस युद्ध का एक नतीजा स्पष्ट है कि इसने दुनिया के दोनों बड़े दादा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी। मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी दो इंटरेस्टिंग तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। शर्म एल शेख में जारी जो यूएन की क्लाइमेट चेंज पर जो समिट है, उसमें दो इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको भी इस बात का अच्छी तरह अंदाजा लग जाएगा। दरअसल रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आया है, उससे न सिर्फ यूरोप के देश बल्कि यूएस पे बुरी तरह से घबराया हुआ है कि आखिर इससे पार कैसे पाया जाए। यूएस ने हाल ही में ओपेक के देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो ऑयल का प्रोडक्शन यूएस की जरूरतों के हिसाब से करें, लेकिन सऊदी अरब जैसे देशों ने भी, जो कि यूएस के दोस्त हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव के सामने झुकने से मना कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा यूएस को और यूरोपियन यूनियन को कि वो करें तो क्या करें। इसका एक आगे क्या नतीजा हो सकता है, इसकी दो तस्वीरें हमें देखने को मिली। इजिप्ट के शर्म एल शेख में जो यूएन की क्लाइमेट चेंज पर समिट जारी है, जिसमें 90 देश शामिल है, उसमें जो दो इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में शायद कोई गल्फ कंट्री का नाम याद आए, रशिया या फिर अमेरिका का नाम याद आए, लेकिन नहीं। दुनिया में सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाला देश है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का देश वेनेजुएला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, जिन पर साल 2019 से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने जबरदस्त सैंक्शंस लगा रखे हैं। यहां तक कि 2019 में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने निकोलस मादुरो को नार्को टेररिस्ट घोषित कर दिया था और उस पर 15 मिलियन यानी $1.5 करोड़ का रिवॉर्ड रखा था। एक ऐसी सूचना अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है जो कि निकोलस मादुरो को कन्विक्ट कर पाए, उनकी गिरफ्तारी संभव करा पाए, अगर कोई ऐसी जानकारी देता है तो उसको $15 मिलियन का रिवॉर्ड दिया जाएगा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। यानी अमेरिका की नजर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक नार्को टेररिस्ट हैं, एक ठीक उसी तरह जैसे कि ओसामा बिन लादेन। वो एक अलग तरह के, लेकिन वो भी एक उसी तरह के टेररिस्ट हैं। और 2019 में ही अमेरिका ने मादुरो को के जो प्रेसिडेंट जब बने थे, उनको प्रेसिडेंट मानने से मना कर दिया था, बल्कि उनके विरोधी हुआन गुआइडो, उनको उन्होंने ऑफिशियल प्रेसिडेंट, वो आज भी ऐसा ही मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकन एनवॉय, क्लाइमेट चेंज पर जो अमेरिकन एनवॉय है जॉन कैरी, जिसको जो बाइडेन ने नियुक्त किया है, जो कि ओबामा का जो सेकंड रूल था 2013 से 2017 के बीच में, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे, यानी अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी हुआ करते थे। वो आज भी बेहद पावरफुल एनवॉय हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। उनकी एक तस्वीर निकोलस मादुरो के साथ सामने आई। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको जॉन कैरी निकोलस मादुरो के साथ हाथ मिलाते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनके साथ लाइट मूवमेंट शेयर करते हुए नजर आएंगे। और निकोलस मादुरो का आप देखिए कि वो भी बड़े विश्वास के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जॉन कैरी के साथ बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसको आपको देखकर अंदाजा लग सकता है कि किस कदर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वेनेजुएला को, ये एक सीधे सीधे कहें तो, पटाने की कोशिश में लगा हुआ है। और उसकी एक तस्वीरें, ये ना सिर्फ कुछ खबरें इस तरह की हैं कि कुछ हिडन मीटिंग्स करने की भी कोशिश यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है, और ये पब्लिक के सामने
ओपन एरिया में इस तरह की विजुअल्स को, ऑप्टिक्स को सामने लाया गया ताकि इसकी शुरुआत हो सके और बाकायदा दोनों ही देशों में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ठीक से प्रचार किया गया ताकि जो टेंशन्स है दोनों ही देशों के बीच वो धीरे धीरे कम हो। जाहिर है अमेरिका के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह साफ दिखाता है कि जो अमेरिका वेनेजुएलन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक नार्को टेररिस्ट मानता है, जिस पर उसने $15 मिलियन का रिवॉर्ड घोषित कर रखा है, उससे हाथ मिलाने का मजबूर होना इस डिप्लोमेटिक दुनिया में इसको किस तरह के साइन माना जाए, इसका अंदाजा आप भी शायद आसानी से लगा सकते हैं कि यह ही डेस्परेशन है यूएस का कि उसके पास वेनेजुएला से हाथ मिलाने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा एनर्जी क्राइसिस के बाद। यह अकेली तस्वीर नहीं है, इसके अलावा एक और तस्वीर हमें देखने को मिली। फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन, वो इससे भी ज्यादा आगे बढ़ते हुए बाकायदा उनको प्रेसिडेंट बोलते हुए, मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हुए वो उनसे बात करते नजर आते हैं और एक इंटरप्रेटर के बीच के जरिए उनमें बातचीत होती है। वो मैक्रोन साफ तौर पर मादुरो से कहते हैं कि वो उनसे बात करना चाहेंगे। मादुरो भी पलट कर जवाब देते हैं कि हमारा एक शख्स आपसे इस मीटिंग के बाद बात करेगा और हम आगे इस पर बात करेंगे। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जब यूएस ने सैंक्शन 2019 में लगाए थे, जनवरी फरवरी 2019 में, ठीक उसी तरह यूरोपियन यूनियन ने भी निकोलस मादुरो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति मानने से मना कर दिया था, उनको टेररिस्ट घोषित किया था और उन पर जबरदस्त सैंक्शन लगाए थे। और जिसको मैंने कहा कि जो अपोजिशन लीडर था हुआन ग्वाइडो, उनको उन्होंने राष्ट्रपति घोषित किया था। अब वही यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस वही देश है जिसने उन सेक्शंस को लगाया था और राष्ट्रपति मानने से मना कर दिया था। आज वही फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रो उनको मिस्टर प्रेसिडेंट कह के संबोधित कर रहे हैं और बात आगे बढ़ाने के खुलेआम बीच मीडिया वो उनका निमंत्रण दे रहे हैं। यह भी एक इंटरेस्टिंग तस्वीर है। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन, जिसकी दादागिरी पूरी दुनिया में चलती है, किसी भी विषय में हो, वो आज एक ऐसे राष्ट्रपति से बात करने के लिए, उसको पटाने के लिए मजबूर है जिस पर उन्होंने एज ए टेररिस्ट सैंक्शन लगा रखे हैं। ये वही सैंक्शन है जो कि यूरोपियन यूनियन या रशिया ने नॉर्थ कोरिया पे लगाए हैं, इसके अलावा क्यूबा पे लगाए हैं। चंद वो देश हैं जिस तरह के सैंक्शन, इस तरह के खतरनाक सैंक्शन जो कि वेनेजुएला पे और निकोलस मादुरो पे लगाए गए हैं। ये साफ बताता है कि आज यूएस और यूरोपियन यूनियन किस बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं कि उनके पास अब ना तो ओपेक साथ है, रशिया तो है ही नहीं, और जो बाकी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी मुंह फेर लिया है। और आने वाले दिनों में जो एनर्जी क्राइसिस यूएस और रशिया में, यूरोपियन यूनियन में खड़ा है, उससे कहीं ना कहीं दोनों ही जो क्षेत्र, दोनों ही जो पार हैं, वहां पर आने वाले दिनों में वहां के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़े करने वाला है। लिहाजा वो मैक्रोन को, मादुरो को पटाने की कोशिश में लगे हैं। बहरहाल ये दो इंटरेस्टिंग तस्वीरें थी, इसके नतीजे आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल में जरूर पहुंचा है, वहां पर वो जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान में एक और मैच चल रहा है। मैच है गृह युद्ध की ओर पाकिस्तान को कैसे धकेला जाए। इसमें एक त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला कैसे? इसमें 3 खिलाड़ी हैं। इनमें एक तो पूर्व क्रिकेटर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, दूसरे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ उनके भाई, और तीसरा पक्ष है आर्मी का जनरल बाजवा, या ये कहें कि स्टैब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की असली पावर का। अप्रैल महीने में जिस तरीके से इमरान खान को हटाया, उसके बाद वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वो एक ही मांग कर रहे हैं कि उनको दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया जाए, चुनाव कराए जाए। लेकिन पिछले काफी दिनों में बहुत कुछ हुआ। फिलहाल आप जानते हैं कि इमरान खान एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ वो निकाले हुए हैं। इस बीच में उन पर हमला भी हुआ, जानलेवा हमला होता है और वो किसी तरह बच जाते हैं, उनकी टांग में गोली लगती है। उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आने वाली 28 नवंबर को जनरल बाजवा का एक्सटेंशन का वक्त खत्म होने वाला है, नया जनरल आने वाला है। चंद दिन बचे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में क्राइसिस इतना जबरदस्त हो रखा है कि वो कौन होगा, इस नाम की घोषणा अब तक नहीं की गई है। अब सिचुएशन ऐसी,
आपको याद होगा कि जब 27 अक्टूबर को पहली बार डीजी आईएसआई के डायरेक्टर जनरल और डीजी आईएसपीआर ने मिलकर पहली बार एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें उन्होंने साफ साफ इमरान खान का नाम लेते हुए पीटीआई के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो आर्मी को बदनाम कर रहे हैं और आर्मी पॉलिटिक्स से दूर है। लेकिन सब जानते हैं कि पिछले 75 साल में आर्मी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कभी दूर रही नहीं, इसीलिए लिहाजा इमरान खान बार बार हमले कर रहे हैं आर्मी पर। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान एक ऐसे डेडलॉक में फंसा है कि आगे आने वाले दिनों में सिर्फ एक ही विकल्प बचता दिखाई दे रहा है, वो है गृह युद्ध का। अब सवाल यह है कि पहला हमला कौन करेगा। डेडलॉक कैसे है? डेडलॉक यह है कि 27 अक्टूबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था पाकिस्तान की असली पावर डिफेक्टो पावर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, यानी वहां की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि उसमें साफ संदेश था कि जो आर्मी है वो पॉलिटिक्स में किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं करेगी। उसका संदेश सीधे सीधे ये था कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो इमरान खान की बात नहीं मानेगी और इसमें आर्मी के तमाम जनरल्स में कंसेंसस है। जनरल बाजवा हो या अगले 10-15 सालों तक जो भी जनरल बनने के काबिल हैं, यानी जो उनके सबऑर्डिनेट जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनने मिलकर एक फैसला लिया है कि वो किसी तरह के पॉलिटिकल दबाव में नहीं आएंगे। यानी तय है कि आर्मी ये स्पष्ट कर चुकी है कि किसी तरह का मुकमुका, किसी तरह की छूट, किसी तरह की बातें इमरान खान की मानी नहीं जाएगी। इमरान खान कह रहे हैं कि भाई मैं तो बात मनवा के रहूंगा, और इमरान खान अपने आखिरी पत्ते, सारे पत्ते चल चुके हैं। उन पर हमला भी हो गया, उसकी सहानुभूति भी लूट ली, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में चिल्पों भी मचा ली। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान के जो ग्राफ है वो धीरे धीरे गिरता आ रहा है। उसके धरने में जो, उसके लॉन्ग मार्च में जो भीड़ थी वो धीरे धीरे घटकर हजारों से सैकड़ों पर आई, सैकड़ों से धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब इमरान खान सारे पत्ते चल चुके हैं। वो कई मेजर जनरल, जैसे कि जिसमें कई नाम हैं जो कि अभी फिलहाल में मेजर जनरल है, जिसमें जनरल फैशन नशीद का नाम है, वो कह रहे हैं कि उनको हमला करने वाले में, मारने वाले में वो शामिल है। डीजीआईएसआई का नाम है, वो सारे पत्ते चल चुके हैं। जनरल बाजवा का नाम लेकर वो बोल चुके हैं। अब उनके पास कुछ आगे बोलने को नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि इमरान खान यहीं पे रुकने वाले नहीं है। अब अगर उनको कुछ नहीं मिला, जो कि आर्मी देने को तैयार नहीं है, वो कह चुकी देगी नहीं, अब इमरान खान के सामने एक ही चारा बचता है, वो है कि वो पाकिस्तान की जनता को, अपने समर्थकों को इस कदर भड़काए कि पाकिस्तान में दंगे हों, बलवा हो, हंगामा हो, गृह युद्ध हो। यही चारा बचता है, क्योंकि सारे पत्ते इमरान खान चल चुके हैं। वो खुद कह चुके हैं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत इतनी भी नहीं है कि वो अपने ऊपर होने वाले हमले की एफआईआर दर्ज कर सके। अब अंदाजा लगाइए कि जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है या पूरी दुनिया में चिल्ला के कह रहा है कि उसके ऊपर हमला होता है, लेकिन एक ऐसे प्रोविंस में, पाकिस्तान के ऐसे प्रोविंस पंजाब में, जहां पर इमरान खान की ही सरकार है, उन्हीं के समर्थन से परवेज इलाही मुख्यमंत्री हैं, वहां के सीएम हैं, उन्हीं की सरकार के मातहत काम करने वाले पुलिस वाले उनके थाने में जहां पर हमला हुआ वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं इमरान खान की। डीजीआईएसपीआर कहता है कि जी हमारी फौज की तौहीन हो गई। फौज की तौहीन तब होगी अगर फौज एक्शन नहीं लेगी। तौहीन तब होगी जब एक इदारा अपने आप को कानून से ऊपर समझेगा, जब वो ये करेगा कि एक प्राइम मिनिस्टर का अगर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती। मैं सवाल पूछता हूं कि आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी इस मुल्क में। एक आम आदमी से जब कोई जुल्म करते होंगे ये लोग, तो वो क्या करता होगा, वो किधर जाता होगा। और ये जब तक ये जंगल का कानून रहेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सोचिए कि आखिर कितना दबाव है। आप इससे अंदाजा लग सकते हैं कि आर्मी किस कदर इमरान खान की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, कि जहां पर उन्हीं की गवर्नमेंट की सरकार है, वहां पर भी तमाम जो परवेज इलाही मुख्यमंत्री, जो सीएम है पंजाब के, उनकी भी नहीं चल रही है, या फिर परवेज इलाही ही ये कह रहे हैं कि भाई एफआईआर नहीं होगी, सरकार गिराना है, गिरा दो। अब आप अंदाजा लगाइए
कि जो इमरान खान, जो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की एफआईआर तक दर्ज नहीं होने देना चाहता, वो क्या उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने देगा? यकीनन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि बाद में एक ही चारा बचता है इमरान खान के पास, वो है जनता को भड़काओ और गृह युद्ध की आग में झोंक दो। वो कैसे होगा वो भी आगे आने वाले दिनों में देखेगा। एक तीसरा पक्ष है जिसका जिक्र हम करना चाहेंगे, वो है शरीफ ब्रदर्स, मौजूदा प्रधानमंत्री। हालांकि उनके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन उनके हाथ में एक तुरुप का इक्का जरूर है कि वो किस नाम पर साइन करें कि बाजवा के जाने के बाद नया आर्मी जनरल कौन बनेगा। हालांकि इतिहास बताता है कि अब तक नवाज शरीफ ने जितने आर्मी जनरल बनाए, उन्होंने उल्टे ही न आकर नवाज शरीफ की कब्र खोद दी। अब ऐसी स्थिति में 28 नवंबर को जब जनरल बाजवा रुखसत होंगे, उससे पहले एक नाम देना है, और वो जनरल कौन होगा जो कि आर्मी चीफ बनेगा, इस पर साइन अंततः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ही होने हैं, वो नवाज शरीफ है। हालांकि दोनों वो भी इस बात पे कम से कम तय कर चुके हैं कि इमरान खान को किसी तरह की मोहलत नहीं देनी, किसी तरह की पॉलिटिकल ऑक्सीजन नहीं देनी। वो जितनी भी मांगे कर रहे हैं उनकी एक भी बात नहीं मानना है, उससे ठीक उलट करना है। और यही वो चीज है जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अंदर, उस आग को, उनके समर्थकों के अंदर जो चल रही आग है, उसको और बढ़ावा दे रही है और भड़का जा रहा है। अब सोचिए कि 3 पक्ष हैं, 3 में से 2 पक्ष इमरान खान की बातें मानने को तैयार नहीं हैं, बल्कि उनको खत्म करने पर तुले हुए हैं। एक तरफ इमरान खान है जिसके पास वाकई पाकिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा समर्थन है, लगभग जो हाल ही में चुनाव है उसमें 50% वोटिंग उनको मिली है। ऐसे में वो क्या चुप रहेंगे? उनके पास भी 2 ही चारा है, या तो खत्म हो जाओ या फिर कुछ कर गुजर जाओ। कर गुजरने के लिए उनके पास एक ही चारा है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो है गृह युद्ध। वो कब होगा, कैसे होगा, इसका पहला वार कौन करेगा, ये बात आपको आगे आने वाले दिनों में दिख ही जाएगी। अगर इमरान खान चुप रहते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म है, अगर वो चुप नहीं रहते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल करियर खत्म है। आप इमरान खान किसको चुनेंगे? क्योंकि बाकी 2 पक्ष वो चुन चुके हैं, अब चुन इमरान खान को है। बहरहाल आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।